Hello, good evening. Good evening, boys and girls. Give me the clearance, please. Okay. So very good evening to all of you. Welcome to PW platform 𝐂𝐸 segment. Dr. Khalil here, and we are discussing operating system course in fast track mode. बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा CPU शेड्यूलिंग, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसे हमने पहले कहा था हमारे फर्स्ट लेक्चर में कि फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव फॉर गेट एग्जाम, CPU scheduling is one area generally you can expect minimum one question. ठीक है, मिनिमम आप एक क्वेश्चन आप CPU शेड्यूलिंग से एक्सपेक्ट कर सकते हो। जनरली ये ट्रेंड देखा गया है फॉर द पास्ट 10 to 15 years. तो इन दैट रिगार्ड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। यस, पंकज कुमार, कृष्णा शर्मा, कृष्ण शर्मा, वेरी गुड इवनिंग, एंड अदर पीपल ऑल्सो, वेलकम। तो प्रीवियसली वी हैव सीन प्रोसेस कॉन्सेप्ट्स, और हमने थ्रेड्स के बारे में ब्रीफ डिस्कशन किया था। बेनिफिट्स ऑफ थ्रेड्स भी देखे थे हम, मॉडल भी देखे थे थ्रेड। तो आज का हमारा डिस्कशन होगा पर्टिकुलरली CPU शेड्यूलर के डिजाइन के ऊपर, क्राइटेरियाज और मेट्रिक्स देखेंगे, एंड देन वी विल आल्सो लुक इनटू सम टिपिकल शेड्यूलिंग टेक्निक्स, जैसा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी, एक्सेट्रा। ये हमारा डिस्कशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इफ यू रिमेंबर एंड रिकलेक्ट, CPU शेड्यूलिंग मतलब दिस इज एसेंशियली डिजाइन ऑफ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, डिजाइन ऑफ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। यस्टरडे हमने देखा था व्हाट इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है। डायग्रामेटिकली अगर आप समझो, फॉर एग्जांपल दिस इज अ रेडी क्यू and this is a CPU. Need for CPU scheduling मैं explain करने की कोशिश कर रहा हूँ। So this is our ready queue pointer, and here we assume we have processes PI, PJ, PK, PL. These are ready processes, and this is a CPU. Imagine some process PX is running on CPU, ठीक है। Suppose after some time, if this process PX complete its execution or leave the CPU, PX leave the CPU, then eventually CPU become idle. CPU idle हो जाएगा। तो हमें ये डिसाइड करना है कि among the processes जो ready queue में हैं, those processes which are there in the ready queue, who should run next? So this is essentially decided by short term scheduler, जिसे हम बोलेंगे CPU scheduler, CPU scheduler, because scheduling का मतलब है making a decision. तो based on some metric, based on some parameter, we are going to decide who should run next. So using the metric or using parameter, we can implement the corresponding CPU scheduling technique. वही कुछ हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. What are the various criteria, various parameters for deciding CPU scheduling. स्टार्ट करने से पहले डिफरेंट शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज या डिफरेंट शेड्यूलिंग टेक्निक्स स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करेंगे. देयर इज एन इंपॉर्टेंट टर्म टू बी अंडरस्टैंड, व्हाट इज कॉल्ड CPU बर्स्ट एंड IO बर्स्ट. बच्चों और से समझिएगा, बर्स्ट का मतलब है सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बर्स्ट. तो एसेंशियली जब प्रोसेस CPU पर रन करेगा, प्रोसेस इज रनिंग, इट मे स्पेंड सम टाइम ऑन कंप्यूटेशन रनिंग ऑन CPU or spend some time on IO. देखिएगा, these are computational oriented instruction. Load है, add है, store है, sorry, read है. So this not read, load and store. This is CPU burst. तो जैसे ही आप बोलोगे read from file, this is IO instruction.
तो जो भी अमाउंट ऑफ टाइम प्रोसेस स्पेंड करेगा ऑन परफॉर्मिंग आईओ, दैट अमाउंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड आईओ बर्स्ट. तो हम ये बोलेंगे every process will always consist of a mix of CPU burst and IO burst. Amount of time spent by process running on CPU executing instructions CPU burst. और जो भी टाइम प्रोसेस स्पेंड करेगा आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने में, हम उसे बोलेंगे आईओ बर्स्ट. सो प्रोसेस विल इनवेरिएबली हैव ए सीरीज ऑफ सीपीयू बर्स्ट एंड आईओ बर्स्ट. चलिए, हाँ, ये तो सीपीयू शेड्यूलिंग के क्राइटेरिया हम देखेंगे. लास्ट क्लास में हम ये भी देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग. ऑल दैट वी हैव सीन. वी हैव सीन द रोल ऑफ डिस्पैचर ऑल्सो. हमने क्या कहा था डिस्पैचर के बारे में? डिस्पैचर इज दैट मॉड्यूल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट परफॉर्म्स कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. Context switching activity is carried out by dispatcher. तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या सीपीयू शेड्यूलर एंड डिस्पैचर दे वर्क टुगेदर. तो देखिएगा P0 is executing here. So we need to save the PCB of P0 and restore the PCB of some other process. तो यहां पर देखिएगा बच्चों context switch भी है. तो ये जो amount of time spent by dispatcher in performing context switching is called dispatch latency या फिर context switch time. ये हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में देखे थे हम इसके बारे में. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड डिस्पैच लेटेंसी. हाँ, अब ये देखिएगा, ये अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है बच्चों. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज फॉलो केयरफुली. देखिए, व्हेन वी हैव ए प्रॉब्लम, जो भी हमारा प्रॉब्लम होगा उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे, मल्टीपल एल्गोरिथम्स होंगे. लाइक सीपीयू शेड्यूलिंग इज अ प्रॉब्लम एंड वी हैव सेवरल शेड्यूलिंग टेक्निक्स. वी हैव सेवरल शेड्यूलिंग टेक्निक्स. तो आपको मुझे ये कहना है व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम and when there are multiple solutions, multiple algorithms, A1, A2, A3. So these are algorithms or solutions for my problem. So whenever a problem has multiple solutions, हमें ये पूछना होगा कि among all these solutions, among all the algorithms, which solution, which algorithm is superior, better, best. ये हमें पूछना पड़ेगा. Right? So for that, in order, likewise, CPU scheduling is also a problem. I have several scheduling techniques. तो हमें डिसाइड करना होगा which scheduling technique is best. So to decide that, we have some criterias to decide which scheduling technique is best or efficient or optimal. Those are called scheduling criterias. ये बहुत ज़्यादा important है from perspective of problem solving. What are various scheduling criterias? मतलब criterias which are used to measure the performance of different scheduling techniques, to assess the performance of different scheduling techniques, to find out which scheduling technique is better or superior. So सबसे पहले criteria है बच्चों efficiency या throughput utilization, CPU utilization. That will lead to throughput. It always keeps, that means we want a good scheduling technique. A scheduling technique is good if it keeps the processor busy always as much as possible. Because keeping the processor busy most of the time will result in increasing throughput. What is throughput? Number of processes that complete their execution per unit of time. ठीक है? जैसा कि for example, if I say that I completed 10 processes, just as an example, in 60 units of time. तो एक यूनिट में in one unit how many processes have completed? That is nothing but 10 by 60, 0.6. मतलब 60% आप बोलोगे थ्रूपुट है. 60% is throughput. Good evening. So that is throughput. Second parameter is called turnaround time. The next parameter is turnaround time. Next is waiting time. Next is response time. ये parameters understand करने के लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक लेना पड़ेगा जो मैं अपने तौर से जनरली डिस्कस करता हूं, जिसका नाम है प्रोसेस टाइम्स. प्रोसेस टाइम्स मतलब what are the different times a process is associated with during its lifetime. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है. वो टॉपिक से हम ये जो पैरामीटर्स है हमारे, ये हम डिफाइन करेंगे. चलिए, तो we'll discuss our topic of process times and we will try to discuss this in the form of or by using a diagram. चलिए, so the diagram goes like this. देखिएगा. So this is process times moving in forward direction. देखिएगा बच्चों. So this is the life cycle of the process, some process I.
द टाइम एट विच द प्रोसेस अराइव्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रेडी क्यू इज कॉल्ड अराइवल टाइम। सबसे पहला टाइम जो हम डिफाइन करना है वो है अराइवल टाइम, AT। टाइम at which the process makes an entry into the ready queue for the first time, that is called arrival। ये है arrival time। और जो टाइम प्रोसेस स्पेंड करेगा रेडी क्यू में, स्पेंडिंग इन रेडी क्यू, दैट इज कॉल्ड वेटिंग टाइम। कई वेटिंग टाइम्स हो सकते हैं, कई बार प्रोसेस स्पेंड करेगा, तो इज द फर्स्ट वेटिंग। तो यहां पर हमारा सेकेंड टाइम होगा वेटिंग टाइम। अगेन आई एम रिपीटिंग, टाइम स्पेंड बाय द प्रोसेस वेटिंग इन रेडी क्यू इज कॉल्ड वेटिंग टाइम। जो टाइम प्रोसेस रेडी क्यू में वेट करेगा, स्पेंड करेगा, उसे हम बोलेंगे वेटिंग टाइम। ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा, नाउ द प्रोसेस विल गेट शेड्यूल ऑन टू सीपीयू, दिस कॉल्ड शेड्यूलिंग टाइम, ST1। वैसे कई शेड्यूल्स होंगे इसलिए ST1 लिखा हूं मैं, शेड्यूलिंग टाइम। टाइम एट विच द प्रोसेस गॉट शेड्यूल ऑन टू सीपीयू, द फर्स्ट शेड्यूल, इट स्टार्ट्स रनिंग ऑन सीपीयू। तो जो भी टाइम प्रोसेस रन करेगा सीपीयू पर, हम उसे बोलेंगे सीपीयू बर्स्ट टाइम या सिंपली बर्स्ट टाइम। वैसे कई बर्स्ट टाइम्स हो सकते हैं, so therefore this is the first burst, so this is burst time। In short, we will write burst time as BT। Then after running for some time on CPU, the process may need to go for input output operation, IO। The amount of time spent by the process in performing IO is called IO burst time, is called IO burst time, input output burst time। We will write in short IOBT। Yeah, this is called the life cycle of the process। प्रोसेस अपनी लाइफ साइकिल इस तरीके से मूव करेगा। फिर इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम के बाद क्या होगा, जैसे ही यह ऑपरेशन कंप्लीट होगा, द प्रोसेस विल कम बैक टू रेडी क्यू, और जो भी यहाँ पे वेट करेगा वेटिंग टाइम बोलेंगे हम, दिस सेकंड वेटिंग। फिर उसके बाद अगेन इट गेट्स रन ऑन सीपीयू, दिस अनदर शेड्यूलिंग टाइम। सो अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच इट रन्स इज अनदर बर्स्ट। फिर यहाँ पर मान लीजिए, लेट अस से इट गॉट प्रीएम्प्टेड, व्हेन इट गेट प्रीएम्प्टेड इट विल कम बैक टू रेडी क्यू, again it waits in the ready queue, third waiting, ठीक है, and then it will run on CPU for another burst, CPU for another burst, say BT3, and then it completes its execution, let us say this is called completion time। so next time हमारा जो होगा वो है completion time। ये लाइफ साइकिल आपने अच्छी तरीके से समझना है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप ना समझोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। completion time, the time at which the process completes its execution is called completion time। So boys and girls, the total time spent by the process, the total time spent by the process, the total time spent by the process from its arrival till completion, बोलिएगा in the chat box, बोलिएगा please, total time spent by the process, total time spent by the process from its arrival till completion। ये जो total time है जो प्रोसेस ने स्पेंड किया है from its arrival till completion is known as dash time। बोलिएगा। No, Subhajit Paul, it is different। I will define response time later। I will define response time later। Yes, good evening again to those who came late। बताइएगा प्लीज, दिस होल ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो प्रोसेस स्पेंड करेगा फ्रॉम इट्स अराइवल टू कंप्लीशन, इसका नाम है टर्न अराउंड टाइम, TAT। टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम, TAT। तो टर्न अराउंड टाइम का सिंपल फार्मूला कैसे बनेगा बच्चों? टर्न अराउंड टाइम का सिंपल फार्मूला बनेगा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ये सबसे पहला फार्मूला जिसे आपने याद रखना है, जिसके बेसिस पर काफी कई क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, यह है पहला फार्मूला। अब सेकंड फार्मूला देखिएगा, मेट्रिक यहां पर क्या था, टर्न अराउंड टाइम हमने डिफाइन कर लिया, अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस। वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम का डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ टाइम ए प्रोसेस हैज बीन वेटिंग इन द रेडी क्यू, मतलब जो टोटल टाइम प्रोसेस ने रेडी क्यू में वेट किया वो है वेटिंग टाइम। तो हम इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे वेटिंग टाइम का? वेटिंग टाइम का फार्मूला यहां पर लिखेंगे, देखिएगा बच्चों प्लीज। वेटिंग टाइम सेकेंड, so first formula is turnaround time is equal to completion time minus arrival time। second formula waiting time of the process is equal to, देखिएगा from the diagram we can make out, अगर ये टोटल टाइम आपने कंप्यूट करना है WT1 प्लस WT2 प्लस WT3, टोटल वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे बच्चों?
from the total turnaround time if you subtract total burst time plus IO burst time. ये आपका फॉर्मूला बनेगा फॉर वेटिंग टाइम. ठीक है. From total turnaround time you subtract total, look at that, from total turnaround time अगर आप टोटल बर्स्ट टाइम और आईओ बर्स्ट टाइम हटा दोगे, निकाल दोगे, तो क्या बचेगा? वेटिंग टाइम बचेगा. हाँ, यहां पर एक कॉन्सिक्वेंस हम बोलेंगे, इफ फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोसेस का आईओ बर्स्ट टाइम अगर 0 रहा, देन वेटिंग टाइम विल बिकम टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम. ये आपको याद रखना है. अगर आईओ बर्स्ट टाइम 0 है, then it will become turnaround time minus burst time. ये है फॉर्मूला फॉर वेटिंग टाइम. तो देखिएगा, I have defined what is throughput, I have defined what is turnaround time, I have defined what is waiting time. So बच्चों, turnaround time and waiting time predominantly are most of the time used as metrics for measuring, assessing the performance of different scheduling techniques. Different scheduling techniques. ठीक है? So this is waiting time. Next, response time. From your previous knowledge, from your previous study, can anybody tell me what is response time? What is response time? Engineer Bahu, Engineer Bhau, it's not good evening, good morning, it's good evening. Response time, we will write in short as RT. Can anybody tell me what is the definition of response time of a process? Response time of a process. Anybody? Does anybody know what is the definition of response time of the process? Come on, write down in the chat box. What is the definition of response time of the process? First time in queue, no. Yes. Time taken from click to load, okay. हाँ, लेकिन जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो we'll use this formula for response time. The time from arrival to the time at which the process gets the CPU for the first time. This is the definition for this. जिस टाइम पे प्रोसेस आया है वो टाइम से लेकर the time at which it gets onto the CPU for the first time, that duration is called response time. कितना टाइम प्रोसेस ने रेडी क्यू में वेट किया टू गेट ऑन टू सीपीयू फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्स. कब मतलब ये है प्रोसेस को रेस्पॉन्स ऑफ सीपीयू कब मिला, इंटरैक्शन ऑफ सीपीयू कब मिला, वो है रेस्पॉन्स टाइम. Is it okay? So this is the definition of response time. So my dear students, boys and girls, I would like to emphasize here that ये जो तीन metric है, turnaround time, waiting time and response time, these are highly important. ये अच्छे तरीके से definition समझिएगा so that you don't have any problem with regard to problem solving. ठीक है? Next, before we proceed for problem solving, एक और चीज आपको बताता चलूं, right? For example, if I have n processes, let us imagine I have n processes. We will designate process as P1 to Pn. For example, let us imagine I have n is equal to 3 processes, P1, P2, P3. The order in which you schedule the processes, maybe it may be something like this. The different orders, maybe I can have one schedule, maybe another schedule, maybe another schedule. Follow me carefully, boys and girls. In the first case, maybe I have scheduled first P1, then P2, then P3.
or maybe in another case I might have scheduled P3, P2, P1, or maybe I might have scheduled P3, P1, P2 in different orders, right? So this order is called 1, 2, 3. जिस order में आपने processes को schedule किया है 3, 2, 1, these are called schedules. 3, 1, 2, these are called schedules. Yes, scheduling time is a time stamp. Response time is the duration, correct. हम वेल कैलकुलेट करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको आसानी से पता चल जाएगा. तो देखिएगा बच्चों, दिस इज कॉल्ड शेड्यूल्स, दीज आर कॉल्ड शेड्यूल्स. So for a given set of n processes, how many schedules are possible? देखिएगा 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1, right? And then 1, 1, 3, 2, all possibilities, 6 factor, 3 factorial. So number of schedules possible for non-preemptive scheduling is n factorial. Total number of schedules possible with non-preemptive scheduling. देखिएगा non-preemptive कैसे? First we are completing P1, then P2, then P3, non-preemptive. So बच्चों बांध के ये चलना है, for a set of n processes the number of non-preemptive schedules is n factorial, or and the total time needed, listen to me carefully, the total time needed to complete all n processes as per a schedule, ये जो duration है to complete all processes as per a schedule is called schedule length denoted by L, is called schedule length. तो यहाँ पर हम न्यू मेट्रिक डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम है schedule length, जिसे बोलेंगे L, schedule length, length of the schedule या schedule length. इसे कैसे डिफाइन करेंगे? कंप्लीशन टाइम ऑफ लास्ट प्रोसेस, देखिएगा लास्ट प्रोसेस यहां पे कंप्लीट हुआ माइनस अराइवल ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस, ये फर्स्ट प्रोसेस अराइवल हुआ, तो इसका फॉर्मूला बनेगा मैक्सिमम ऑफ कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोसेस, एनी प्रोसेस, माइनस मिनिमम ऑफ अराइवल टाइम ऑफ एनी प्रोसेस. ये है फॉर्मूला शेड्यूल लेंथ का. ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रख लीजिएगा प्लीज. मैक्सिमम ऑफ कंप्लीशन टाइम माइनस मिनिमम ऑफ अराइवल टाइम इज शेड्यूल लेंथ. मैक्सिमम ऑफ कंप्लीशन टाइम, देखिएगा कोई भी प्रोसेस कंप्लीट लास्ट में हो सकता है, P3 या P1 या P2, कोई भी प्रोसेस लास्ट में कंप्लीट हो सकता है, कोई भी प्रोसेस पहले अराइव हो सकता है. सो मैक्सिमम ऑफ कंप्लीशन टाइम माइनस मिनिमम ऑफ अराइवल टाइम इज शेड्यूल लेंथ. ये बेसिस पर हम डिफाइन कर सकते हैं द थ्रूपुट फॉर्मूला. थ्रूपुट इज नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम n by L. ये फॉर्मूला बना आपका थ्रूपुट. नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट ऑफ टाइम n by L, थ्रूपुट. बिकॉज n प्रोसेसेस टेक L यूनिट्स, 1 यूनिट में कितने प्रोसेस कंप्लीट हुए? n by L. उसी तरह बच्चों you can even define what is called average turnaround time for a given n processes. Average turnaround time generally एग्जाम्स में पूछा जाता है. It will be sigma turnaround time of all processes. Turnaround time of all processes divided by n. उसी तरह average waiting time will become sigma waiting time of all processes divided by n. उसी तरह average response time will be same, sigma response time of process I going from 1 to n divided by n. पूरे फॉर्मूलेज जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहां पर आपको बताए, पूरे कॉन्सेप्ट्स भी हमने डिस्कस किया, सो दैट आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई दिक्कत ना हो. बोलिएगा प्लीज बिफोर वी स्टार्ट द प्रॉब्लम सॉल्विंग. अगर किसी ने कुछ भी कोई भी डाउट अगर हो तो पूछ लीजिएगा प्लीज. एनी डाउट इन एनी ऑफ द मैट्रिक्स, एनी ऑफ द पैरामीटर्स, एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, आईओ बर्स्ट टाइम, शेड्यूलिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम, शेड्यूल लेंथ, ये सब हर चीज आपने अच्छी तरीके से समझना है. बोलिए, इज इट क्लियर और एनी डाउट? पूछिए, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कोई भी टर्म्स में अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा बिफोर वी स्टार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग. वरना प्रॉब्लम सॉल्विंग जब हम करेंगे वहां पर अगर आप पूछोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी बच्चों.
तो अभी पूछ लीजिएगा, कोई भी टर्म अगर अनक्लियर है, नॉट क्लियर है, किसी में डाउट अगर है तो पूछ लिया। चलिए, वेरी गुड, एवरीथिंग इज क्लियर। तो चलिए, शेड्यूल लेंथ वर्सेस सी। टेक एंड गेम्स इज सेइंग डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल लेंथ एंड टर्न अराउंड टाइम इज फॉर ए प्रोसेस, शेड्यूल लेंथ इज फॉर n processes, there is a difference. तो देखिएगा, दिस इज द टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1, दिस इज द टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1। अगर P2 यहां पे आया तो दिस विल द टर्न अराउंड टाइम ऑफ P2। टर्न अराउंड टाइम इज फॉर ए प्रोसेस, शेड्यूल लेंथ इज फॉर ऑल प्रोसेसेस पुट टुगेदर। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। कमान नीलव शर्मा, हाउ कैन यू बी सो? PI का मतलब क्या है? PI का मतलब है प्रोसेस आई। कमान, इज वेरी फंडामेंटल नोटेशन है ये। Yes, for preemptive schedules, schedule length would be, number of schedules are infinite for preemptive scheduling. ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ेंगे बच्चों. We'll start our discussion. So therefore, for optimization criteria is maximize CPU utilization, maximize throughput, minimize turnaround time, minimize waiting time, minimize response time. These are the characteristics of an ideal or optimal scheduling technique. An optimal scheduling technique, an optimal scheduling algorithm would always try to achieve the following goals. क्या है goals? Maximize throughput, minimize turnaround time, minimize waiting time, minimize response time. ये है ideal optimal scheduling technique के parameters metrics. देखिएगा, response time का मतलब है the time at which the process arrives in the ready queue to the time at which it got scheduled onto CPU. मतलब मान लीजिए process arrive हुआ है at time 1 and it got scheduled for the first time on CPU at time 5. तो कितना वेट किया उसने? 1 to 5, 4 units. ये है response time of process P1. So that is called responsiveness. प्रॉब्लम सॉल्व करने पर और आपको आसानी हो जाएगी. डोंट वरी. चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे. What is the first natural approach of scheduling? बोलिए. What is the first natural approach of scheduling? बोलिए. First natural approach of scheduling है first come first serve, FCFS scheduling. FCFS scheduling. Natural approach मतलब जो प्रोसेस पहले आएगा उसे हम पहले शेड्यूल करेंगे. इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे बच्चों, प्लीज फॉलो मी. इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे, इट्स सिलेक्शन क्राइटेरिया. हर शेड्यूलिंग टेक्निक का अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा. मतलब पैरामीटर बेस्ड ऑन विच सिलेक्शन मेट्रिक, सिलेक्शन पैरामीटर इज द मेट्रिक ऑन विच द डिसीजन इज मेड. वो होगा अराइवल टाइम. फिर द मोड ऑफ ऑपरेशन बोलेंगे हम. हर शेड्यूलिंग टेक्निक का मोड ऑफ ऑपरेशन रहेगा. मतलब इज इट प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव. सो एसेंशियली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है वो नॉन प्रीएम्प्टिव है. एसेंशियली इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव. तो कैसे वर्क करेंगे? चलिए, ये गैंट चार्ट, ये डेटा तो अपने तौर पे रहने दीजिएगा. हम अपना ओन गैंट चार्ट, अपना ओन डेटा सेट लेकर बनाएंगे. चलिए, आई विल टेक अप डेटा सेट. प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम 1 2 3 4 5. Let's say arrival time is something like this. For all these five processes, we want to find the following. What is completion time? What is turnaround time? What is waiting time? What is schedule length? फिर उसके बाद what is average turnaround time? फिर उसके बाद what is average waiting time? फिर उसके बाद what is average response time? चलिए, ये सब मेट्रिक हमें कंप्यूट करना है. तो इन सब मेट्रिक्स को कंप्यूट करने के लिए, फॉर कंप्यूटिंग ऑल दीज मेट्रिक्स, वी हैव ए टूल फ्रॉम ऑपरेशंस रिसर्च. इट्स ए चार्ट विच इज जनरली कॉल्ड Gantt chart. It was proposed by a person by name Gantt chart that shows the order in which the processes will get scheduled and complete their execution onto CPU. So this is our CPU. Listen to me. And boys and girls, here you have to understand that this is the ready queue. ये हमारी ready queue है. तो ready queue is generally a FIFO queue है. ये FIFO queue. Why? Because the processes are added based on arrival time. तो देखिएगा बच्चों, समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा. At time 0, time moves in forward direction. At time 0, we have only one process P1 present in the queue.
P1. So obviously that is the first process to come, और हमने सबसे पहले P1 को ही शेड्यूल करना है, और ये नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है. और बर्स्ट टाइम मतलब CPU बर्स्ट टाइम, इट इज 3 यूनिट्स, सो वो 3 यूनिट्स के लिए रन करेगा एंड कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन एट टाइम 3. अब हमें देखना यह है बिटवीन 0 to 3 कौन से प्रोसेसेस हैज जॉइंड द रेडी क्यू. देखिएगा P2 हैज ऑलरेडी कम एट टाइम 2 एंड नाउ एट टाइम 3 P3 हैज कम, सो आई शुड ऐड देम. ये जो रेडी क्यू का ऑर्डर है ये मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Now at time 3 we have these two processes, P4 and P5 have not yet come. So next who will take over the charge? P2 will take over the charge. P2 will complete by taking time 4 from 3. 3 plus 4, 7. Now by time 7, between 3 and 7, P4 and P5 has also joined the queue. तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे P4 and P5. P4 and P5. So next who will run? P3 will run. ठीक है? P3 needs how many units? 1 unit. So P3 will complete at 8. उसके बाद कौन रन करेगा? P4 रन करेगा, राइट? P4 need 2 units, so 10 पे कंप्लीट होगा. P5 देखिएगा, P5 needs 6 units, so P5 needs 6 units. P5 complete at 16. ये है हमारा Gantt chart. So once you get the Gantt chart, you can furnish the information. देखिएगा, P1 completes at time 3, P2 completes at time 7, P3 completes at time 8, P4 completes at time 10, P5 completes at time 16. अब हमें कैलकुलेट करना है टर्न अराउंड टाइम. टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला हमने देखा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. ठीक है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. 3 minus 0 3, 7 minus 2 5, 8 minus 3 5, 10 minus 4 6, 16 minus 5 11. फिर उसके बाद हमें फॉर्मूला कंप्यूट करना है वेटिंग टाइम. वेटिंग टाइम इज गिवन बाय द फॉर्मूला टर्न अराउंड टाइम माइनस duplicate process ID. What do you mean by that? Anush Gowda, what you are saying, sir, duplicate process ID. What do you mean by duplicate process ID? I'm not getting. Everything is correct. चलिए, waiting time क्या होगा? Turnaround time minus burst time. 3 minus 3 0, 5 minus 4 1, 5 minus 1 4, 6 minus 2 4, 11 minus 6 5. ये है आपका वेटिंग टाइम. देखिएगा, व्हाट इज, समबडी इज आस्किंग, महर्षि सिंह, व्हाट इज शेड्यूलिंग टाइम. सुनिएगा बच्चों, शेड्यूलिंग टाइम. P1 शेड्यूलिंग टाइम इज 0, P2 शेड्यूलिंग टाइम इज 3, P3 शेड्यूलिंग टाइम इज 7, P4 शेड्यूलिंग टाइम इज 8, P5 शेड्यूलिंग टाइम इज 10. सिंपल पॉइंट. फॉर्मूला रिमेंबर कीजिएगा. What is the formula for turnaround time? Come on, here I am writing turnaround time is equal to completion time minus arrival time. What is the formula for waiting time when IO burst time is 0? Turnaround time minus burst time. ये फॉर्मूले से हमने वैल्यूज कैलकुलेट किए हैं. नेगेटिव वैल्यूज हरगिज नहीं आ सकते. खंडेलवाल, भारत खंडेलवाल, you can never get negative values. If you are getting negative value means you are negative. You should be positive. तो बच्चों शेड्यूल लेंथ क्या बनी? शेड्यूल लेंथ इज नथिंग बट मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम 16, मिनिमम अराइवल टाइम 0. तो शेड्यूल लेंथ है आपका फॉर्मूला 16 minus 0 16. एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या बनेगा? बोलिएगा बच्चों, एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या बनेगा? टोटल टर्न अराउंड टाइम डिवाइडेड बाई 5. टोटल टर्न अराउंड टाइम ऐड कर लीजिएगा. 8 plus 5, so it is 13, 19, 20, 30. 30 divided by 5, check it. तो मतलब 6. उसी तरह वेटिंग टाइम 5 plus 5 10 14, 14 divided by 5. ये बनेगा 5 2s are 10, 5 8s are 40. अब हम रेस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करेंगे. रेस्पॉन्स टाइम. तो बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज ऑब्जर्व हाउ एम आई कंप्यूटिंग रेस्पॉन्स टाइम. क्या कहा हमने रेस्पॉन्स टाइम के लिए? इंडिविजुअली कंप्यूट कर रहा हूं मैं रेस्पॉन्स टाइम. प्लीज फॉलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज फॉलो रेस्पॉन्स टाइम. P1 has come at time 0, got scheduled at 0. So P1 has not waited any amount of time. So P1 का response time है 0. P2 का response time क्या है? P2 came at time 2. Listen to me. P2 came at time 2, got scheduled at time 3. मतलब P2 ने 2 से 3 तक वेट किया. 2 to 3 मतलब 1 यूनिट है उसका.
P3, P3, P3 came at time 3, it got scheduled at time 7, मतलब 3 से 7 it has waited. कितने units? 4 units. 4 units. Then P4, P4 came at time 4, it got scheduled at 8, 8 to 4, कितने units wait किया? 4 units. P4. फिर P5, P5 came at time 5, it got scheduled at 10, so 10 to 5 it waited, 5 to 10 it waited, so therefore 5 units. This is nothing but total waiting time, 14 by 5 again, so 2.8. The important point understand karna as a simple technique, as a shortcut technique is that, boys and girls, remember, as a formula मैं आपको बता रहा हूँ, as a formula मैं आपको बता रहा हूँ, याद कर लीजिएगा प्लीज, as a formula remember कर दीजिएगा, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा कहीं भी, यहां पर लिख रहा हूं मैं, नोट, if for non-preemptive scheduling, for non-preemptive schedulers, for non-preemptive schedulers and no IO burst times, that means ऐसे डेटा के लिए जहां पर सिर्फ CPU burst times है, the waiting time will always be equal to response time. मतलब आप बोल सकते हो average waiting time will be always equal to average response time. Remember this as a general formula, general rule, as a general technique. ठीक है, इसे ऐसे कर लेंगे, एक जनरल फार्मूला की तरह रिमेंबर कीजिए इसे. जो भी नॉन शेड्यूलिंग टेक्निक होगी, Ravi Kumar, I have already given the definition of response time. Time at which the process enter the ready queue to the time at which it gets onto CPU for the first time. Process P1 came at time 0, it got scheduled at 0. Has it waited anything? No. So response time is 0. P2 came at time 2 and it got scheduled onto CPU at time 3. मतलब 2 से लेके 3 तक कितना हुआ duration? 1 unit. P3 came at time 3, it got scheduled at 7. कितना unit wait किया? 7 minus 3, 4. That's it. That is response time. अगर आपकी शेड्यूलिंग टेक्निक नॉन प्रीएम्प्टिव हो और अगर आईओ बर्स्ट टाइम्स ना हो तो लॉजिकली रेस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम सेम होगा. और अगर शेड्यूलिंग टेक्निक प्रीएम्प्टिव हो और आईओ बर्स्ट टाइम्स हो देन रेस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम में भी डिफरेंट. हम प्रूव करेंगे लेटर ऑन. लेकिन एज ए जनरल शॉर्टकट टेक्निक यू रिमेंबर दिस पॉइंट. चलिए यहां तक क्लियर है बच्चों हर चीज? अगर क्लियर हो तो एक प्रॉब्लम लूंगा सो दैट यू क्विकली वर्कआउट एज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस. जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा. प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम, बस टाइम 1 2 3 4 5. जंबल्ड अराइवल टाइम्स लेंगे हम. Come on. Draw the Gantt chart for this. And compute and tell me what is average turnaround time and average waiting time and average response time. Come on, do it boys and girls. I'll give you 2-3 minutes of time. Please work out this problem and let me know the answer. Lalit Kashyap, this what is the data for, this what is the answer for your question? Yes. Maharshi Singh, I already told you. Maharshi Singhi, I already told you. First scheduling time, always for response time, first scheduling time has to be considered.
For computing response time, always the first scheduling time has to be considered. Maharshi Singhi, answer for your question. अगर आपके पास IO burst times हो तो फर्स्ट टाइम जब प्रोसेस शेड्यूल होगा सीपीयू पर तभी वही टाइम हम कंसीडर करेंगे फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रेस्पॉन्स टाइम. चलिए गैंट चार्ट बनाइए इसका एंड आंसर दीजिएगा. मैं आंसर नहीं देने वाला इस ये प्रॉब्लम का. आई एम नॉट गोइंग टू गिव द आंसर फॉर दिस. आपने वर्कआउट करना है. आई विल जस्ट ड्रॉ द गैंट चार्ट. देखिएगा, at time 0 there is no process. The first process comes only at time 4. मतलब यह है from 0 to 4 the processor is idle. We are showing the idleness like this. 0 to 4 process idle रहेगा. At time 4, these are criteria. Time 4 we have process P4 arriving first. It needs 3 units. So 4 plus 3, 7 it completes. क्या कोई process available है at time 7? No sir, we don't have at time 7. तो मतलब at time 8 next process is coming. इसका मतलब ये हुआ from 7 to 8 the CPU is idle. फिर उसके बाद कौन रन करेगा? At time 8 P1 is coming. So P1 need 4 units. 8 plus 4 12. 12 के बाद कोई process है? नहीं sir, we don't have. Next process arrives at 15. मतलब 12 to 15 is idle. ठीक है. फिर उसके बाद 15 पर कौन रन करेगा? P5 रन करेगा सर. P5 need 15 units. मतलब it completes at 30. क्या 30 पर कोई प्रोसेस आया? हाँ सर. एट टाइम 25 वी हैव रिसीव P2. सो P2 रन करेगा नेक्स्ट. 10 यूनिट्स के लिए रन करेगा. 40 30 15 प्लस 15 30. सो 30 P2 रन्स फॉर 10 यूनिट्स मतलब 40. एग्जैक्टली एट टाइम 40 पर P3 आया है बच्चों. 40 इट नीड 5 यूनिट्स. 45 पर कंप्लीट होगा. ये है आपका शेड्यूल. ये है आपका शेड्यूल. आपने ये मुझे बताना है फॉर दिस डेटा सेट. बच्चों, फॉर दिस डेटा सेट प्लीज टेल मी व्हाट इज शेड्यूल लेंथ. लेट मी सी. जस्ट आंसर व्हाट इज शेड्यूल लेंथ. बच्चों, व्हाट इज शेड्यूल लेंथ हियर? व्हाट इज शेड्यूल लेंथ? कम ऑन. हाँ, टेक एंड गेम्स. मिस्टेक कर रहे हो आप. मिस्टेक कर रहे हो. शेड्यूल लेंथ इज मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम 45, मिनिमम अराइवल टाइम 4. सो 45 माइनस 4 मतलब 41. इट विल नॉट बी 45, इट विल बी 41. इट विल बी 41. चलिए दूसरे पैरामीटर्स कंप्यूट कर लेते हैं. एवरेज टर्न अराउंड टाइम. टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 क्या बनेगा बच्चों? टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 बनेगा 21 माइनस 8. राइट, सॉरी, P1 कंप्लीट हो रहा है 12 पर. 12 माइनस 8 मतलब 4. प्लस P2 का टर्न अराउंड टाइम क्या है? 40 माइनस 25 मतलब 15. P3 का टर्न अराउंड टाइम क्या है? 45 माइनस 45. P4 7 माइनस 4 3. P5 कंप्लीट हो रहा है 30 पर, अराइव हो रहा है 15 पर मतलब 15. ये है टोटल टर्न अराउंड टाइम डिवाइडेड बाय 5. उसी तरह वेटिंग टाइम हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों. वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे हम. P1 का कोई वेटिंग टाइम है? देखिएगा, P1 केम एट 8, गॉट शेड्यूल्ड एट 8. तो P1 का वेटिंग टाइम है 0. प्लस P2 केम एट टाइम 25, इट गॉट शेड्यूल्ड एट 30 मतलब 5. P3 केम एट टाइम 40, इट गॉट शेड्यूल्ड एट 40 0. P4 came at time 4, got scheduled at 4, so therefore 0. P5 came at time 15, got scheduled at time 15 मतलब 0 divided by 5. ये बनेगा 1. उसी तरह रेस्पॉन्स टाइम भी एग्जैक्टली सेम रहेगा divided by 5. ये है द मैट्रिक्स टर्न अराउंड टाइम. आई होप यू अंडरस्टूड नाउ. चलिए अब नेक्स्ट शेड्यूलिंग टेक्निक पे जाएंगे बच्चों क्विकली, बिकॉज इज फास्ट ट्रैक कोर्स. दूसरे हम आईओ बर्स्ट टाइम्स एक्सेट्रा हम बाद में देखेंगे. हमारी नेक्स्ट शेड्यूलिंग टेक्निक रहेगी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, बोथ प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव. देखिएगा, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SJF, पॉपुलरली कॉल्ड SJF, राइट.
सो एसजेएफ बच्चों यहां पर आपको सिर्फ मुझे कहना यह है, व्हेन आई से जस्ट एसजेएफ देन इट मींस नॉन प्रीएम्प्टिव, इट मींस नॉन प्रीएम्प्टिव। और जब प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ एसजेएफ बोलेंगे हम, प्रीएम्प्टिव एसजेएफ जब बोलेंगे तो दैट एल्गोरिथम इज कॉल्ड एसआरटीएफ, दैट एल्गोरिथम इज कॉल्ड एसआरटीएफ। ये हमेशा याद रखना है। एसआरटीएफ स्टैंड्स फॉर शॉर्टेस्ट remaining time first, shortest remaining time first, SRTF. The preemptive version of shortest job first is called shortest remaining time first. तो आइडियोलॉजी समझेंगे, फिर उसके बाद एक डेटा सेट लेकर इसे ट्रेस कर लेंगे। समझ गए ना, डेटा सेट लेकर ट्रेस कर लेंगे। सुनिएगा बच्चों, यहां पर आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, मेट्रिक क्या रहेगी, डिसीजन मेकिंग की मेट्रिक क्या रहेगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया या सिलेक्शन मेट्रिक, द पैरामीटर ऑन विच द सिलेक्शन ऑफ द प्रोसेस इज मेड इज बर्स्ट टाइम, बीटी। शॉर्टेस्ट जॉब का मतलब है जो भी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम हो वो हम सेलेक्ट करेंगे, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन में क्या होगा, whichever process is having the least burst time that will get scheduled and run till completion, run till completion। फिर उसके बाद देखेंगे रेडी क्यू में कौन प्रोसेसेस है, जो भी प्रोसेसेस अवेलेबल हो रेडी क्यू में जिसकी बर्स्ट टाइम सबसे कम होगी वो शेड्यूल होगा। तो यहां पर आप मुझे जरूर पूछ सकते हो, सर अगर मल्टीपल प्रोसेसेस की बर्स्ट टाइम सेम हो, इफ मल्टीपल प्रोसेसेस हैव द सेम बर्स्ट टाइम तो हम क्या करेंगे। ये रूल है बच्चों टाई, ये इवेंट को हम बोलेंगे टाई, TIE, टाई। यहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। सो इफ मल्टीपल प्रोसेसेस हैव द सेम बर्स्ट टाइम तो मुझे आपको यह कहना है कि देयर इज नो डिफॉल्ट रूल, देयर इज नो डिफॉल्ट रूल गिवन इन द टेक्स्ट बुक। तो जनरली एग्जाम में आपको बता दिया जाएगा कि व्हाट इज टू बी फॉलोड। टाई ब्रेकिंग रूल, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म विल बी स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज बीन फॉलोड दैट व्हेनेवर देयर इज अ टाई बिटवीन प्रोसेसेस, अगर मल्टीपल प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम सेम हो, जो प्रीवियस क्वेश्चन में देखा गया है टाई ब्रेकिंग रूल, वो जनरली उन्होंने ये फॉलो किया है, लोअर प्रोसेस आईडी। प्लीज फॉलो मी, लोअर प्रोसेस आईडी, we'll follow this lower process ID concept, not arrival time, lower process ID। जो भी प्रोसेस की लोअर प्रोसेस आईडी है हम उसे फेवर करेंगे, not arrival time। we will follow this। गैल्विन टेक्स्ट बुक से whichever has come first। टाई ब्रेकिंग रूल कुछ भी हो सकता है, there is no hard and fast rule, there is no hard and fast rule। तो ये है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नॉन प्रीएम्प्टिव है। उसके बाद प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ एसजेएफ में अगर आप जाना हो, देखना हो, तो वहां पर आप प्रीएम्प्ट करोगे रनिंग प्रोसेस को इफ एंड ओनली इफ ए न्यू स्ट्रिक्टली शॉर्टर प्रोसेस अराइव। तो हम दो भी एल्गोरिथम्स एक के बाद एक कर सॉल्व करेंगे, देखेंगे, फिर एक आध दो PYQs भी हम देखेंगे। राइट, दे विल गिव इन क्वेश्चन which to follow। yes, exactly, Krishan Sharma। So you don't have to really worry about it, you don't have to really worry about it। So how are we going to schedule, how are we going to schedule the processes for SJF? चलिए SJF के लिए ये डेटा सेट ले लेंगे हम, फिर उसके बाद वर्कआउट करेंगे। प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, 1 2 3 4 5 6। Come on, see on board। Let's say arrival time is 0 0 0 4 5 3। Then arrival time is 2 1। Arrival time is 3 2। Arrival time is 5 1। मैं चाहूंगा फर्स्ट यू ट्राई प्रिपेयरिंग द गैंट चार्ट फॉर दिस, यू ट्राई प्रिपेयरिंग द गैंट चार्ट फॉर दिस। आईओ बस टाइम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लेकिन देखिए फास्ट ट्रैक कोर्स है, मैं हर चीज यहां पर नहीं कर सकता हूं ना, हर चीज नहीं कर सकता हूं सक्षम। सो आईओ बस टाइम के प्रॉब्लम्स आप देख सकते हो, मे बी PYQ सीरीज अगर अवेलेबल है PW प्लेटफॉर्म पर, आप देखिएगा, वहां पे हमने सॉल्व किया, या फिर आपने रेगुलर कोर्स में देखना पड़ेगा PW के हाउ वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आईओ बस टाइम। क्योंकि बाद ऐसे क्वेश्चंस है जो हम रेगुलर कोर्स में करते हैं दैट विल टेक इटसेल्फ 1-1.5 आवर फॉर वन प्रॉब्लम। आईओ बस टाइम्स के काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहते हैं। जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन आई एम सेइंग इट मे टेक मोर टाइम, आपको समझाने के लिए, वरना एग्जाम में आप बोलोगे सर 1 आवर के लिए हम प्रॉब्लम करेंगे, नहीं, आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। एग्जाम में तो आप जब प्रैक्टिस में रहोगे तो हार्डली यू कैन सॉल्व इन विद इन 2-3 मिनट्स, डोंट वरी। चलिए इसका गैंट चार्ट बनाइए फॉर SJF। कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, प्रिपेयर द गैंट चार्ट फॉर दिस डेटा सेट यूजिंग SJF।
यस, चलिए। तो फिर से एक बार आपको कह रहा हूं बच्चों, दो जो बच्चे वॉच कर रहे हैं वीडियो, पर्टिकुलरली ये जो क्रैश कोर्स है, ये जो फास्ट ट्रैक कोर्स है, उन बच्चों के लिए काफी यूजफुल है जो रिवाइज कर रहे हैं, या फिर वो बच्चे जिन्होंने पूरा सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं किए हैं गेट में, लेकिन अब वो लिखना चाह रहे हैं गेट एग्जाम। एंड फॉर एग्जांपल, इफ दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, इफ दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप ये मेरा क्रैश कोर्स वॉच कर लोगे, then it will serve to certain extent, 70% आपका पर्पस सर्व हो जाएगा। you may be able to solve if not all, maybe few questions, ये आपको कहना है। इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, particularly for those students who have not studied operating system, maybe for several reasons, from the gate exam perspective। हाँ, होता है निशु कुमार, आई एम नॉट डूइंग ऑल द एनालिसिस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आई गो विद द कन्वेंशन दैट देयर इज नो स्टारवेशन, सम पीपल गो विद द कन्वेंशन देयर इज स्टारवेशन। गेट 2024 में, गेट 2023 का ये एक पैराडाइम था, एनोमली थी। सो गेट हैज गिवन बोथ द कंसिडरेशंस, इट सफर्स फ्रॉम स्टारवेशन, इट डज नॉट सफर फ्रॉम स्टारवेशन, राइट? इट सफर फ्रॉम स्टारवेशन एंड डज नॉट सफर फ्रॉम स्टारवेशन। सो आई विल गो विथ नो स्टारवेशन, दैट इज माई कन्वेंशन। चलिए, कॉन्वाय इफेक्ट भी होता है एफसीएफएस में, जिसकी वजह से स्टारवेशन प्रॉब्लम होगा फॉर सर्टन केसेस। हम एग्जैक्टली कॉन्वाय इफेक्ट में स्टारवेशन नहीं बोलेंगे, कॉन्वाय इफेक्ट में इनइफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होंगे, जैसा कि इनइफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू एंड डिवाइसेस होगा कॉन्वाय इफेक्ट में। चलिए, आई एम ड्राइंग द गैंट चार्ट बच्चों, आई एम ड्राइंग द गैंट चार्ट फॉर एफसी, फॉर एसजेएफ, सी ऑन बोर्ड, फॉर एसजेएफ, सी ऑन बोर्ड। सो दिस इज सीपीयू टाइम 0, देखिएगा, वी हैव 3 प्रोसेसेस एट टाइम 0, P1, P2, P3। इन 3 प्रोसेसेस में सबसे लोएस्ट बर्स्ट टाइम है P3 का, so P3 is going to start and complete at time 3, complete at time 3। now at time 3, by time 3 I have P1, P2 and P4 and P5, मतलब ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो अवेलेबल है उसमें सबसे लीस्ट बर्स्ट टाइम है P4 का, so P4 is going to take the charge, need 1 unit, complete at 4, complete at 4। तो मतलब हम यहां पर बोलेंगे we have completed P3, we have completed P4। अब देखिएगा, टाइम हैज 4, P6 has not yet come बच्चों, P6 has not yet come, P6 has not yet come, time is 4। तो मतलब अब जो प्रोसेसेस है 4, 5, 4, 5, 2, लीस्ट बर्स्ट टाइम इज P5, so P5 रन करेगा एंड कंप्लीट एट 6, कंप्लीट एट 6। इसके बाद कौन रन करेगा, इसके बाद कौन रन करेगा? नाउ P5 इज ओवर, so I have P1, P2 and P6, so naturally P6 रन करेगा, P6 will complete at time 7, 1 unit, तो P6 is also over। इसके बाद कौन रन करेगा? दोनों में लोअर बर्स्ट टाइम P1 का है, P1 will complete by taking 4 units, 11, 7 plus 4, 11। फिर उसके बाद लास्ट में P2 रन करेगा, 11 plus 5, 16। ये है आपका शेड्यूल फॉर शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। आई एम श्योर, यस, थोड़ा भी अगर मिस्टेक करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर। देन बेस्ड ऑन दिस डेटा आप एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम निकाल सकते हो, यू कैन कंप्यूट इट। आई होप इट इज क्लियर बच्चों, बोलिएगा, इज इट क्लियर? P2, P4, P5, P6, P1, P2, correct। Somebody has started with P2, how can you start with P2? Gopal Kumar, you cannot start with P2, you have to start with P3। Gopal Kumar, you have to start with P3। चलो, अब हम नेक्स्ट डेटा जाएंगे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट पर, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम SRTF, ठीक है ना? Shall we go with SRTF? Interesting algorithm। Shall we go with SRTF? Very interesting। काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं यहां पर, तो एक दो प्रॉब्लम्स हम यहां सॉल्व करेंगे, एक PYQ भी देखेंगे। SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, मतलब यह है प्रीएम्प्टिव SJF, प्रीएम्प्टिव SJF। और इसकी प्रीएम्पशन कब होगी, कैसे होगी, यहां पर लिख लेते हैं, प्रीएम्पशन ऑफ रनिंग प्रोसेस, preemption of running process is based on arrival of a strictly shorter process। सुनिए, समझिएगा,
प्रीएम्प्ट कब करोगे आप रनिंग प्रोसेस को शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में? जब करोगे जब कोई भी एक नया प्रोसेस जिसकी बर्स्ट टाइम कम होगी वो अगर आए तब आप प्रीएम्प्ट करोगे। अगर दोनों का बर्स्ट टाइम सेम हो, दोनों का बर्स्ट टाइम सेम हो, तब हम प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे। ठीक है, we cannot clear it, we cannot preempt it. So preemption is based on arrival of a strictly shorter process, strictly shorter process. तो एक डेटा सेट लेकर अंडरस्टैंड करेंगे बच्चों। प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम 1 2 3 4 5 6। चलिए, अराइवल टाइम 0, burst time 8, arrival time 1, burst time 6, arrival time 2, burst time 5, arrival time 3, burst time 3, arrival time 4, burst time 1, arrival time 6, burst time 2. I would appreciate if you first draw the Gantt chart for this on your own using SRTF. Come on boys and girls, SRTF के लिए Gantt chart बनाइएगा please. SRTF के लिए Gantt chart बनाइए for this data set, and then you can compare with my answer to find out what you are doing is right or wrong. Come on, do it. Nishu Kumar, Hiran Nakum, please concentrate on subject, not on unusual thing or unuseful things. Hiran Nakum and Nishu Kumar, डिस्कशन हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का और आप बात कर रहे हो एडमिट कार्ड, एनआईसी, ये क्या बात हुई? कम ऑन, डोंट वेस्ट योर टाइम. Solve the problems and improve your practice rather than in getting involved in unnecessary discussion. चलिए चलिए सॉल्व कीजिए. आपका मकसद है प्रैक्टिस करने का ये क्लास में, तो प्रैक्टिस कीजिएगा. लेटर इन द ग्रुप्स, अदर ग्रुप्स, यू कैन डिस्कस, नो प्रॉब्लम. ठीक है महर्षि सिंह जी, आई विल टेक वन आईओ बर्स्ट टाइम प्रॉब्लम आल्सो एंड ट्राई टू वर्क आउट. राउंड रॉबिन के बेसिस पर हम करेंगे, राउंड रॉबिन पे के बेसिस पर हम करेंगे. शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट वर्कआउट करना है. Are you going to start with P5? Somebody is saying. Lalit Kashyap is asking, are you going to start with P5? No, you cannot start with P5. That is wrong. Reverb music. Please maintain silence and try to solve problems. Okay, I'm drawing the Gantt chart here. Come on, follow me carefully. Follow me. At time 0, we have only one process. देखिएगा बच्चों, मिस्टेक जो करते हैं बच्चे, ये देखते हैं बस टाइम किसका सबसे लो है, क्या हम इससे स्टार्ट करेंगे? No, we are not going to wait till 4 units. We are not going to wait till 4 units. तो यहां पर देखिएगा, at time 0 we have P1. So P1 we are going to start with. P1 कब तक रन करेगा? Selection criteria is bus time only. ललित, बस टाइम पे ही शेड्यूलिंग होगी. देखिएगा, at time 0 we have only P1, so we have to start with P1. लेकिन P1 is not going to run till completion. How long it is going to run? Till time 1. क्यों? At time 1 we are receiving P2 with a burst time of 6. इसका remaining time कितना बना? 7.
तो इस P2 शॉर्टर, हाँ, तो यहां पर हम प्रीएम्प्ट करेंगे इन फेवर ऑफ P2। ये है कॉन्सेप्ट प्रीएम्पशन का, ये है कॉन्सेप्ट प्रीएम्पशन का, सभी को समझना चाहिए इस प्रीएम्पशन। तो P1 गॉट प्रीएम्प्टेड इन फेवर ऑफ P2 और वही पैराडाइम हम फॉलो करेंगे P2। P2 इज गोइंग टू रन टिल 2। एट टाइम 2 P3 कम्स विद अ टाइम ऑफ 5। इसका भी रिमेनिंग टाइम 5 है, दोनों का टाइम सेम है, तो हम प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे। प्रीएम्पशन तभी होगा जब बर्स्ट टाइम कम हो। देन वी आर गोइंग टू रन टिल 3। इसका रिमेनिंग टाइम कितना बनेगा? 1 2 3 2 यूनिट्स, मतलब 4। अब न्यू प्रोसेस एट टाइम 3 P4 आया है, उसका रिमेनिंग, उसका बर्स्ट टाइम है 3 इज लेस देन 4। यहां पर प्रीएम्प्ट होगा इन फेवर ऑफ P4, इन फेवर ऑफ P4 या P4, करेक्ट, यस, P4। उसी तरह पैराडाइम फॉलो होगा। P4 will continue till 4, by time 4 its remaining time is 2. P5 has arrived at time 4 with a requirement of 1 is less than 2, मतलब preempt in favor of P5, ये होगा। Very natural approach of scheduling. P5 has burst time of only 1, it completes at 5, now at time 5 P5 is completed, P6 has not yet come। मेरे पास जो प्रोसेस है वो ये है P4 P3 P2 P1 with burst times of 2 5 4 7। इसमें शॉर्टर टाइम किसका है? P4 का है। So therefore P4 is going to take the charge again, P4 is going to take the charge again। So P4 runs for 1 unit first, 6। यहां पर क्या होगा? at time 6 P6 will come, लेकिन इसका burst time 2 है, इसका remaining time 1 है, तो मतलब P4 is going to run for its completion, P4 is going to finish at time 7। तो P4 कंप्लीट होगा एट टाइम 7। इसके बाद कौन रन करेगा? सो P4 एंड P5 आर ओवर, P4 एंड P5 आर ओवर। अब बचे प्रोसेसेस P6 P3 P2 P1। ये बस टाइम 2 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 7 है, तो 2 इज स्मॉलर। अब यहां पर हम नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूल फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई न्यू प्रोसेस अराइव नहीं हो रहा है। सो P6 इज गोइंग टू ईट अवे 2 यूनिट्स, 9, एंड देन हु विल रन नेक्स्ट? सो P6 इज ओवर, देन नेक्स्ट टू रन इज P2 is going to finish taking time 4, मतलब 9 plus 4 13। फिर उसके बाद P3 will run 5 units, complete at time 18। फिर उसके बाद P1 will run for its 7 units, 25। ये है आपका Gantt chart। Please tell me how many of you have got the same? Is it okay? Is it clear? बोलिएगा, is it clear? Is it okay? Is it okay? बिल्कुल सेम है आपका, वेरी गुड। चलिए, कितने बच्चों का सेम है लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए बच्चों, बताइए, 100% लिख के बताइए। वेरी क्लियर। तो अब यहां पर बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा, व्हाट इज एवरेज टर्न अराउंड टाइम? प्लीज कैलकुलेट एंड टेल मी व्हाट इज एवरेज टर्न अराउंड टाइम, व्हाट इज एवरेज वेटिंग टाइम, एंड व्हाट इज एवरेज रेस्पॉन्स टाइम। चलिए कैलकुलेट कीजिएगा, बिकॉज आई वांट टू सी दैट, I want to show that they are different, they are not same. Average turnaround time, average waiting time, and average response time should be different. चलिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। I am calculating it. P1 completed at 25, arrived at 0, turnaround time 25. P2 came at time 1 and got scheduled at time 1. Sorry, P2 completed here 13 minus 1, 12. P3 completed at 18 minus 2, 16. P4 completed at time 7 minus 3, 4. P5 completed at time 5 minus 4, 1. P6 completed at 9 minus 6, 3. ये है आपका टोटल टर्न अराउंड टाइम डिवाइडेड बाय 6। जो भी वैल्यू आई आप बता दीजिएगा प्लीज। एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा बच्चों, P1 के लिए कोई वेटिंग टाइम नहीं है यहां पर, लेकिन यहां पर P1 के लिए वेटिंग टाइम है। सो देयरफॉर इट गॉट प्रीएम्प्टेड एट 1। सो फ्रॉम टाइम 1 till 18, सो
total is 17 plus P2 from time 1 it waited till 18, तो मतलब 18 minus 1 17 average waiting time, या आप बोलिए टर्न अराउंड टाइम 25 minus 8 17. P2 12 minus 6 6, 16 minus 5 11, then 4 minus 3 1, next 1 minus 1 0, next 3 minus 2 1. ये है आपका डिवाइडेड बाई 6 एवरेज वेटिंग टाइम. एवरेज वेटिंग टाइम क्लियर है बच्चों? इज इट ओके एवरीवन? इज इट ओके? एवरेज वेटिंग टाइम. लास्ट में आपने मुझे कंप्यूट करके बताना है व्हाट इज एवरेज रेस्पॉन्स टाइम फॉर दिस डेटा सेट. देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों? 17 plus 6 23 24 34 35 36. दिस इज 36 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 6. करेक्ट है? एवरेज वेटिंग टाइम. Can you tell me what is average response time? Can you tell me what is average response time? मैंने आपको यहाँ पर एक important point designate करना है, important point बताना है कि response time और waiting time for this data set for this scheduling technique will be different. ये point हम prove करेंगे यहाँ पर, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ आप average response time बताइएगा प्लीज. Please tell me what is average response time of this data set. ये data set का average response time क्या है? 2 है. तो देखिएगा वी आर कंप्यूटिंग एवरेज रिस्पॉन्स टाइम. P1 का रिस्पॉन्स टाइम है 0. क्यों? P1 केम एट 0, गॉट शेड्यूल एट 0 फॉर द फर्स्ट टाइम. P2 का रिस्पॉन्स टाइम क्या है? 1 to 1 0. P3 का रिस्पॉन्स टाइम क्या है? P3 केम एट टाइम 2 एंड गॉट शेड्यूल एट टाइम 13. देखिएगा इट केम एट टाइम 2, गॉट शेड्यूल एट 13. सो 2 to 13 मतलब 11 प्लस P3 हो गया. P4 came at time 3, got schedule at time 3 0. P4 हो गया. P5 came at time 4, got schedule at 4 0. P6 came at time 6, got schedule at 7 1 divided by 6. 12 by 6 is equal to 2. So my dear students, this is what I wanted to tell you. For preemptive scheduling, this is an important point. For preemptive scheduling like SRTF, definitely average response time and average waiting time will be different. 2 6 different रहेगा. When I have preemptions, different रहेगा. अगर preemption ना हो तो same. If all processes have arrived at the same time, then SRTF and SJF will be same. जब आपका response time और waiting time same रहेगा. लेकिन प्रीएम्पशंस अगर होंगे प्रोसेस के, जैसा यहां पर प्रीएम्पशंस हो रहे हैं, प्रीएम्पशंस अगर होंगे, इफ अ प्रोसेस गेट प्रीएम्प्टेड मल्टीपल टाइम्स, देन रिस्पांस टाइम एंड वेटिंग टाइम विल सर्टनली बी डिफरेंट. ये पॉइंट हमेशा याद रखना है. चलिए बोलिएगा कोई अगर प्रॉब्लम हो इसमें तो प्लीज सी क्लैरिफिकेशन. अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई मुश्किल हो, कोई दुश्वारी हो, कोई चीज अगर समझ में नहीं आई है तो प्लीज बोलिएगा. एनी पैरामीटर, एनीथिंग क्लियर? वेरी गुड. चलिए अब हम नेक्स्ट शेड्यूलिंग टेक्निक पर जाएंगे जिसका नाम है वेरी इंपॉर्टेंट, राउंड रॉबिन पे आएंगे. राउंड रॉबिन वेरी इंपॉर्टेंट. राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग. कुछ बच्चे आईओ बस टाइम के लिए क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो चलिए यहां पर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. राउंड रॉबिन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे शेड्यूलिंग विद आईओ बस टाइम्स, ताकि आप भी सेटिस्फाई हो जाओ. चलिए देखेंगे बच्चों, प्लीज सी और देखिएगा. द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर दिस इज अराइवल टाइम प्लस ए पैरामीटर कॉल्ड टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस. टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस. टाइम क्वांटम को जनरली हम शॉर्ट में लिखेंगे TQ. तो यहां पर दिस इज ऑल्सो ए प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग. ये भी एक प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है, एंड द प्रीएम्प्शन इज बेस्ड ऑन
टाइम क्वांटम। मतलब जो भी प्रोसेस को आप फीफो ऑर्डर में मेंटेन करोगे रेडी क्यू में, उसी तरह आप शेड्यूल करोगे प्रोसेस सीपीयू पर, बट यू आर नॉट गोइंग टू रन टिल कंप्लीशन लाइक एफसीएफएस। जो भी प्रोसेस सीपीयू पर शेड्यूल होगा, जो भी प्रोसेस सीपीयू पर शेड्यूल होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को एक फिक्स टाइम क्वांटम देगा, फिक्स टाइम क्वांटम देगा। दैट मींस इट इज अलाउड टू रन फॉर मैक्सिमम द टाइम क्वांटम। उस टाइम क्वांटम में इफ द प्रोसेस कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन इट विल लीव द सीपीयू, या फिर उस टाइम क्वांटम में इफ द प्रोसेस नीड्स सम आईओ इट विल लीव द सीपीयू। लेकिन अगर ना ही आईओ के लिए प्रोसेस छोड़ रहा है सीपीयू, ना ही कोई सिस्टम कॉल के लिए, या कंप्लीट हो रहा है प्रोसेस विद इन टाइम क्वांटम, अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है विद इन द टाइम क्वांटम, देन द ऑपरेटिंग सिस्टम on the completion of time quantum, on the expiration of time quantum, will forcibly preempt the process. So preemption is based on the expiration of time quantum. Preemption is based on the completion of time quantum. तो जैसा ही time quantum process का complete होगा, तो एक timer interrupt generate होगा, which will cause the process to get preempted, and the preempted process will go to the ready queue at the end of the queue पर add हो जाएगा process. ये है round robin. This is generally used in interactive systems. This is generally used for improving interactiveness or responsiveness of the system. दो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, फिर राउंड रॉबिन के बाद हम PYQs के ऊपर जाएंगे, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर राउंड रॉबिन। फर्स्ट प्रॉब्लम, लेट्स से दिस इज प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम 1 2 3 4 5. The arrival time is 0, 2, and then I have 3, then I have 4, then I have 6. Burst times are 4, 5, 8, 2, or I will take it as 1, and let's say 3. Let's say time quantum is equal to 2 units. I'll just give you 2 minutes of time, बच्चों। आप अपने से prepare कीजिएगा Gantt chart for this data set. You try to prepare the Gantt chart for this data set using round robin ideology. Using round robin ideology, you prepare the Gantt chart for this data set. Come on, do it. चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखिएगा यहां पर आई एम स्टार्टिंग द शेड्यूल, प्लीज वॉच इट हियर। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जब आप वर्क करोगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेंटेन द रेडी क्यू। रेडी क्यू हमेशा मेंटेन कीजिएगा, otherwise there is a heavy possibility that you may make mistake, you may commit mistake if you are not maintaining ready queue in round robin. So kindly maintain the ready queue in round robin, otherwise you may go wrong. Check time 0. In the ready queue we have only one process P1, right? We are going to start P1. Allotted time quantum is 2, burst time is 4, मतलब it will run for 2 units. यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, और कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कीजिएगा। नाउ एट टाइम 2 देखिएगा, P1 is trying to go into ready queue and P2 is trying to join the queue. तो यहां पर फिर से टाई है, फिर से टाई है, फिर से टाई है। तो यहां पर हमें डिसाइड करना होगा which process are we going to add first, P1 or P2. At time 2 P1 is going to enter ready queue and at time 2 new process P2 is going to come. तो हमें यहां पर डिसाइड करना होगा कि कौन सा प्रोसेस जाएंगे। तो यू कैन हैव आइदर वे, either you can favor the current process or you can give the chance to new process. अगर आप new process को चांस दोगे तो सिस्टम become more interactive। और चूंकि राउंड रॉबिन की बेसिक
फिलॉसफी है टू इंप्रूव द रेस्पॉन्सिवनेस, तो हम पहले न्यू प्रोसेस को ऐड करेंगे, ये सोचते हुए ऐड करेंगे कि भैया P1 ने ऑलरेडी 2 यूनिट्स रन किया है, P2 ने अभी स्टार्ट नहीं किया है, तो हम P2 को पहले चांस देंगे. दैट इज द रीजन. सो फर्स्ट वी ऐड P2, देन वी ऐड P1. ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. P3 has not come, P4 has not come, P5 has not come. They will come later. ये सिचुएशन ऑफ रेडी क्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर शेड्यूलिंग. तो नेक्स्ट कौन रन करेगा? P2 रन करेगा. इट्स allotted टाइम इज 2 यूनिट्स एंड बर्स्ट टाइम इज 5, मतलब इट विल रन फॉर 2 to 4. आपको देखना होगा बिटवीन 2 to 4 हु हैज कम. P3 हैज कम, P4 हैज कम, मतलब हम यहां पर ऐड करेंगे P3, P4. इसके बाद हम P2 को ऐड करेंगे यहां पर प्रीएम करके. ये है कॉन्सेप्ट. ठीक है ना? ऐसे. देन इसके बाद हु विल रन? P1 विल रन. P1 need 4, so therefore P1 is going to complete at 6. Exactly at time 6 P5 comes, so P5 को हम यहां पर ऐड कर लेंगे. ऐड कर लेंगे. Next P3 will run. P3 need 8 units, so it will get preempted at 8. Add it to the queue. Next, who will run P4? P4 को 2 units चाहिए, 1 unit चाहिए. It will complete at 9. फिर उसके बाद कौन रन करेगा? P2 will run. 2 unit के लिए 11 and will add to the queue because P2 has run for 4 units. It need 5 units. फिर उसके बाद P5 रन करेगा. P5 will get preempted at 13. Add to the queue. फिर उसके बाद P3 रन करेगा. P3 will get preempted at 15. Add to the queue. Then P2 will run. P2 need 1 unit to complete, 16. P5 needs 1 unit to complete, 17. Is it not? P5. फिर इसके बाद सिर्फ एक ही प्रोसेस बचा है P3. P3 has run for 1 time, 2 time, and now P3 will run for another unit. Will run for another unit. 2 units, 19. फिर उसके बाद there is no process except for P3. फिर से P3 रन करेगा 21. 8 units. 1, 2, 3, 4. ये है आपका गैंट चार्ट. ये है आपका गैंट चार्ट. ये बेसिस पर आप एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज रिस्पांस टाइम निकाल सकते हो. कमान बोलिएगा बच्चों, इज दिस ओके? बोलिएगा बच्चों, इज दिस ओके? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? तनवीर शेख, फॉर योर डाउट आई सेड टाई ब्रेकिंग रूल के लिए कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है. जनरली ये देखा गया है प्रीवियस गेट क्वेश्चंस में टाई ब्रेकिंग रूल दिया जाता है एंड यू हैव टू फॉलो दैट. लेकिन मैंने यहां पर जस्टिफाई किया व्हाई आई एम फेवरिंग न्यू प्रोसेस. हम इसलिए फेवर कर रहे हैं टू इंप्रूव द रेस्पॉन्सिवनेस, क्योंकि राउंड रॉबिन की जो बेसिक आइडियोलॉजी है, राउंड रॉबिन का जो बेसिक फिलॉसफी है, इज टू इंप्रूव द इंटरैक्टिवनेस, टू मेक द सिस्टम मोर इंटरैक्टिव. तो हम अगर P2 को पहले चांस देंगे तो सिस्टम वुड बिकम बेटर रेस्पॉन्सिव. दैट इज द रीजन. ठीक है, चलिए. अब जो बच्चों बात पूछ रहे थे कि आईओ बर्स्ट टाइम के लिए वर्क कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन ले लूंगा आपके लिए, आपके डिमांड के लिए. आईओ बर्स्ट टाइम्स अगर होंगे प्रोसेस में तो हम शेड्यूल कैसे करेंगे? राउंड रॉबिन के लिए करेंगे बच्चों. ठीक है ना? दैट विल वेरी इंटरेस्टिंग. आई वुड अप्रिशिएट यू ट्राई टू वर्क आउट द प्रॉब्लम. यू ट्राई टू वर्क आउट द प्रॉब्लम. कम ऑन, आई विल से लाइक दिस. राउंड रॉबिन with input output burst times. ऐसा हम टाइटल देंगे. ऐसा हम टाइटल देंगे. आपको डेटा सेट इस तरीके से दिया जाएगा. दिस इज प्रोसेस नंबर, द अराइवल टाइम. लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड लाइक दिस. आई विल एक्सप्लेन. दिस इज हाउ इट इज गिवन टू अस. दिस इज हाउ इट इज गिवन टू अस. दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोसेस. मैं भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा. पहले एक सैंपल डेटा सेट बना दूंगा आपके लिए. 1, अराइवल टाइम 0, बर्स्ट टाइम 4, आईओ बर्स्ट टाइम 10, and this burst time is 2. Second process arrives at time 3 and burst time, or let's say 1, and burst time is 2. IO burst time is 3 and this is 3. This arrives at 3. IO burst time 3.
or maybe I will take it like yeah 3, and let's say this is 7, and let's say this is 2. Look at this. Time quantum, let us say again 2 units. Let me see. I want you to draw the Gantt chart. This is a star problem बच्चों. ओवरहेड अगर ऐड करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको. डोंट ऐड इट विथ ओवरहेड. दिस इज अ स्टार टॉपिक. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पोटेंशियली आ सकते हैं. बोलिएगा प्लीज. वर्कआउट दिस प्रॉब्लम. I'll give you 2 minutes of time. Boys and girls, please try this question. Solve this problem. Compute average turnaround time, average response time, average waiting time. पोटेंशियल गेट क्वेश्चन. ऐसा गेट क्वेश्चन में आ सकता है, अब तक नहीं पूछा गया, पूछा जा सकता है. इसका मतलब यहां पर आपको समझा दूं बच्चों. यहां पर हमने नहीं कहा, यहां पर अब मैं कह रहा हूं. व्हाट इज दिस लाइफ साइकिल? लेट मी एक्सप्लेन. इनिशियली द प्रोसेस, इनिशियली सप्तक दास प्लीज ट्राई. इनिशियली द प्रोसेस नीड दिस सीपीयू बर्स्ट टाइम. ये सीपीयू बर्स्ट टाइम होने के बाद द प्रोसेस विल गो फॉर आईओ बर्स्ट टाइम. ये आईओ बर्स्ट टाइम होने के बाद सेकंड साइकिल ऑफ सीपीयू बर्स्ट टाइम, देन एंड. ऐसा है लाइफ साइकिल. सो दिस लाइफ साइकिल विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में दिया जाएगा जैसा हमने यहां पर दिया है. सप्तक दास यू ट्राई. फिर मैं तो करने वाला हूं, यहां पर सॉल्व करने वाला हूं. जब आप देखोगे मैं तो सॉल्व करने वाला हूं. सो यू कैन ट्राई फर्स्ट. You can try first. चलिए, आई एम स्टार्टिंग इट. आई एम स्टार्टिंग नाउ. प्लीज सी ऑन बोर्ड. Boys and girls, I would appreciate, I would request you to look at the board carefully, especially those who have not followed. वरना आप, मैं अगर डायग्राम कंप्लीट करने के बाद अगर आप मुझे पूछोगे सर एक बार फिर बताइए, मुश्किल हो जाएगी. तो यहां पर स्टेप बाय स्टेप प्लीज फॉलो कर लीजिएगा. सप्तक दास प्लीज फॉलो इट. एट टाइम 0 वी हैव P1 इन द रेडी क्यू. तो हम स्टार्ट करेंगे P1. टाइम क्वांटम इज 2 यूनिट्स, बर्स्ट टाइम इज 4 यूनिट्स, मतलब P1 विल रन फॉर 2 यूनिट्स. फॉर 2 यूनिट्स. Between 0 to 2, new process P2 has already come, so we add, and now we preempt P1 and add. ऐसे होगा. फिर इसके बाद क्या होगा? P2 is going to run. P2 need 2 units, तो run till 4. 2 units होने के बाद P2 will go for IO. यहां पर हम बनाएंगे IO for P2. कितने टाइम के लिए IO परफॉर्म करेगा? 3 units, starting from 4. मतलब एट टाइम 7, 4 + 3 7, P2 का IO कंप्लीट हो जाएगा. Between 2 and 4, listen to me, between 2 and 4, P3 has also joined the queue. हम ऐड करेंगे. फिर नेक्स्ट कौन रन करेगा? रन करेगा P1. P1 has balance of 2 units, so it will run for 2 units, 6. फिर इसके बाद क्या होगा? एट टाइम 6 P1 will go for its IO.
कितना टाइम के लिए? 10 यूनिट्स के लिए, मतलब 6 + 10 16 पर इसका आईओ कंप्लीट होगा। क्लियर है ना यहां पर? इज दिस ओके बॉयज एंड गर्ल? दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू वोंट फाइंड दिस डिस्कशन इन एनी टेक्स्ट बुक। आपने यहीं पर आपको रिलाई करना है लेक्चर्स लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। जब एक प्रोसेस छोड़ रहा है सीपीयू को, यू शेड्यूल अनदर प्रोसेस। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों? P1 इज परफॉर्मिंग आईओ, P2 इज ऑल्सो परफॉर्मिंग आईओ। हम यहां पर मान के चल रहे हैं वी हैव मल्टीपल आईओ डिवाइसेस अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग आईओ, कंकरेंटली आईओ प्रोसीड हो रहा है। ठीक है, तो अब कौन बचा? P3 बचा। P3 स्टार्ट होगा सीपीयू पर। कितना यूनिट्स चाहिए उसे? 3 यूनिट चाहिए। सो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू रन फर्स्ट फॉर 2 यूनिट, 6 + 8, टाइम क्वांटम इज 2। तो अब यहां पर देखिएगा बच्चों, between 6 and 8 at time 7 P2 completed IO, so it will join the queue back here. फिर at time 8 P3 gets preempted and add to the queue. क्यों? उसको चाहिए 3 यूनिट्स। फिर कौन रन करेगा नेक्स्ट? P2 रन करेगा फॉर इट्स लास्ट बर्स्ट। कितना बर्स्ट है उसका? 3 यूनिट्स है, राइट? सो इट विल गेट प्रीएम्प्टेड एट 10। 3 यूनिट्स है उसका, 10, राइट? फिर उसके बाद प्रीएम्प्ट होकर कहां आएगा? रेडी क्यू में आएगा P2। P1 इज स्टिल परफॉर्मिंग आईओ। फिर रन कौन करेगा? P3 रन करेगा। P3 need 1 unit of time to start its IO, 11। यहां पर P3 अपना IO स्टार्ट करेगा। IO कितना? 7 यूनिट्स। 11 + 7 18 यूनिट्स पर P3 अपना IO कंप्लीट कर पाएगा। तब तक क्या होगा? P1 is still performing IO, P3 has started IO and P2 is only pending with its last burst. So P2 run करेगा on CPU। देखिएगा P2 earlier ran for 2 units, अब now it need 1 more unit to complete। So मतलब यहां पर P2 complete हो जाएगा। P2 यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिएगा कोई प्रोसेस रेडी क्यू में नहीं है, P2 ने कंप्लीट कर लिया अपना एग्जीक्यूशन। फिर उसके बाद P1 इज स्टिल परफॉर्मिंग आईओ, P3 स्टिल परफॉर्मिंग आईओ। तो मतलब CPU विल बी आइडल नाउ टिल P1 कंप्लीट आईओ। P1 कंप्लीट अपना आईओ कब कर रहा है? 16 पर, मतलब 12 to 16 CPU विल सिट आइडल। फिर एट टाइम 16 P1 अपना आईओ कंप्लीट करके रेडी क्यू में आएगा। फिर P1 विल गेट शेड्यूल for 2 units and complete at 18। फिर क्या होगा 18 पर? फिर क्या होगा 18 पर? 18 पर एग्जैक्टली P3 अपना आईओ कंप्लीट करके रेडी क्यू में आएगा। ठीक है, एंड देन इट विल गेट शेड्यूल ऑन टू CPU P3। देन इट नीड 2 यूनिट्स, 20 पे अपना कंप्लीट करेगा। तो बच्चों ये है कॉन्सेप्ट। तो जनरली स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस में काफी मिस्टेक करते हैं, तो यू हैव टू सी वेयर यू आर मेकिंग मिस्टेक। और यहां पर कई पैरामीटर्स आप डिटरमिन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यू कैन फाइंड व्हाट इज एवरेज टर्न अराउंड टाइम, व्हाट इज एवरेज वेटिंग टाइम, व्हाट इज एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, एंड यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट व्हाट इज परसेंटेज CPU आइडलनेस। ऐसा भी गेट में पूछा गया है। ड्यूरिंग शेड्यूल लेंथ L, ड्यूरिंग शेड्यूल लेंथ L व्हाट इज परसेंटेज CPU आइडलनेस। देखिएगा आपकी ये है शेड्यूल लेंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 20। तो इस ड्यूरेशन में फ्रॉम 0 to 20, 20 - 0, इस ड्यूरेशन में कितने टाइम के लिए CPU वाज आइडल? CPU वाज आइडल फ्रॉम 12 to 16, मतलब 4 यूनिट्स। तो आपकी परसेंटेज आइडलनेस बनी 4/20, 1/5, 20%। 20%, ठीक है ना? उसी तरह आप एवरेज टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पांस टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हो। यह है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ आईओ बर्स्ट टाइम्स। चलिए कुछ PYQs के ऊपर देखेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, ठीक है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग भी हम बात करेंगे। I would like you to work out this question before we close for today's session, because you may have other class. So this is one of the important PYQ. This is one of the important PYQ. I would like you to please work out this problem. It's one of the important question. It's one of the important question. Go and read it and try to work out. Consider the following 4 processes with arrival times in milliseconds and their length of CPU burst in millisecond as shown below. P1, P2, P3, P4. Arrival time 0, 1, 3, 4.
burst time 313Z. These processes are run on a single processor using preemptive shortest remaining time first, SRTF. If the average waiting time of the processes is 1 millisecond, then the value of Z, ये जो Z value है burst time of the process है, ये कितनी होना चाहिए, as this question is asked as a NAT, numerical answer type. चलिए वर्कआउट कीजिएगा, सिर्फ 2 मिनट का टाइम दूंगा. प्लीज वर्कआउट एंड लेट मी नो यूजिंग SRTF. दिस विल बी इंटरेस्टिंग. यूजिंग SRTF. Come on, I hope you are doing. I hope you are solving the problem. Yes. Some people have already responded, so I will start. So यहाँ पर मैं solve करूँगा. I have 4 processes, arrival time 0, 1, 3, 4. तो हम यहाँ पे डेटा बना लेंगे. Process number हमारे फॉर्मेट में, arrival time, burst time. So 1, 2, 3, 4. 4 processes. Arrival time is 0, 1, 3, 4. 0, 1, 3, 4. 0, 1, 3, 4. Burst times are 3, 1, 3, Z. 3, 1, 3, Z. चलिए, let's start. Let's start बच्चों. So we will prepare the Gantt chart here. This CPU using SRTF. We want average. Listen to me. We want average waiting time of the processes to be 1 milliseconds. This burst time is in milliseconds. चलिए start करेंगे. So time 0, compulsory we have to start with P1 because that is the only process. How long is it going to run? It is going to run for 1 unit. इसका balance कितना बचेगा? 2. So definitely we are going to preempt and give the chance to P2. Give the chance to P2. Preempt and give the chance to P2. P2 is going to finish at time 2 because its burst time is 1. Now at time 2, listen to me carefully. At time 2, we don't have P3, we don't have P4, we have P1. So फिर से P1 आएगा. फिर से P1 आएगा. अब ये देखेगा P1 when it comes, it will run for 1 unit, time 3. Please observe till time 3. Now time 3 पे इसका remaining burst time 1 रहेगा. This is 3, so naturally this will continue. So therefore P1 is going to finish at time 4. 2 plus 2. बोलिएगा यहाँ तक clear है सभी को? सभी को clear है यहाँ तक? Now time is 4. We have completed P1, we have completed P2. We have completed P1, we have completed P2. We have only P3 and P4, boys and girls. We have P3 and P4, both are available. So now the question is, at time 4, who is going to run? ये हमें decide करना होगा. Who is going to run at time 4? Who is going to run at time 4? बोलिएगा. That will depend on what? That will depend on what? At time 4, who is going to run? That will depend on what? That will depend on the value of Z. That will depend on the value of Z. So I can have 2 possibilities. Possibility 1, if Z is less than 3, the burst time of P3. If Z is less than 3, then I will run P4. Taking a time of Z, matlab 4 plus Z. Then I will run P3, 3 units. 4 plus Z plus 3, 7 plus Z. इस तरीके का मेरा शेड्यूल होगा if Z is less than 3. अगर मान के चलें. If Z is less than 3, then this will be the schedule. अगर यहाँ पर आप waiting time calculate करोगे ना, so waiting time क्या बनेगा? P1 has waited for, लेकिन यहाँ पर कोई waiting time नहीं है, लेकिन it got preempted from 1 to 2, it has waited for 1 unit, so 1. P2 waiting time 0. P3
P3 came at time 3. Listen to me. P3 came at time 3 and it got scheduled at 4 plus Z. So therefore 4 plus Z minus 3, Z plus 1. This is the waiting time of P3. P4 came at time 4, got scheduled at 4. So therefore waiting time 0 divided by 4. This will become my average waiting time. This should be equated to 1. This should be equated to 1. So from here, if you see Z plus 2 is equal to 4, this implies Z plus 2 is equal to 4, implies Z is equal to 4 minus 2, 2. तो आपका आंसर बना 2. तो आपका आंसर बना 2. ऑन द अदर हैंड, अगर आप वर्क करते यहां पर जब हम डिसीजन मेक किए थे, व्हेन वी हैव मेड अ डिसीजन, इफ यू वुड हैव वर्कड आउट इन अ डिफरेंट पैराडाइम, इफ Z is greater than 3, if you try working out, मैं यहां पे नहीं करूंगा, आप कर सकते हो. If Z is greater than 3, if Z is greater than 3, then first you will schedule P3 then P4. If Z is greater than 3, then first you will schedule P3 then P4. वहां पर अगर आप उस तरीके से शेड्यूल करोगे, then average waiting time will become greater than 1, which is wrong because he is saying average waiting time should be 1. तो आपका गलत होगा. सही आंसर और सही अप्रोच आपका यही रहेगा. तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो and then you can try to determine what is the correct answer. Yes, that's right, Gopal Kumar. It will become 1.5. Average waiting time आपका 1.5 होगा. यहाँ पर average waiting time 1.5 होगा. Greater than 1 मतलब 1.5. But यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में average waiting time is 1. So that's why this approach is correct. ऐसा आप डिसाइड करोगे. ठीक है. एक दो क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा, आप उसे वर्कआउट करके आ जाइएगा. नेक्स्ट क्लास में मैं होमवर्क क्वेश्चंस वर्कआउट करूंगा पहले, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. तो दो क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा, यू शुड वर्कआउट फॉर दैट. ये एक दिस इज वन होमवर्क क्वेश्चन, यहां पे मैं छोड़ूंगा आपको स्लाइड्स में. दिस इज ऑल्सो ए होमवर्क क्वेश्चन एंड वन मोर. This one, these are interesting question, homework. 3 homework questions रहेंगे आपके, ये वर्कआउट कीजिएगा. These are interesting one. The last question particularly is very important. Double star question है ये. You might not have solved this earlier. I'm definitely very sure you might not have solved this question, which I'm calling it as integrated question, integrated scheduling. I'm calling this as integrated scheduling. Integrated का मतलब ये है कि we are combining the approaches of priority based scheduling and round robin. राउंड रॉबिन और प्रायोरिटी को कंबाइन करके, इंटीग्रेट करके हम एक शेड्यूलिंग टेक्निक डिवाइस कर रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रेटेड शेड्यूलिंग. ये काफी इंटरेस्टिंग है एंड आई एम होपफुल दैट मे बी सिमिलर क्वेश्चंस मे कम इन द एग्जाम. इसलिए मैं जरूर ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करूंगा आपके लिए. ठीक है. तो मीनवाइल आप स्टडी कीजिएगा. क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर. You try to work out. We'll solve these problems in the next class, and then we will see some basic performance of round robin, and then we will work out process synchronization. We'll start process synchronization. ठीक है ना? So till that time, take care, good night, and continue your hard work. Gopal Kumar, nothing to worry about. Synchronization is one of the simple and easy and of course it is involved topic, but definitely if you follow it, then there is nothing like simplicity as synchronization is. ठीक है. So चलो बच्चों, take care. Those who have other class to attend, you can go ahead. We'll continue in the next session. Thank you once again and take care. Good night.